हाँ भाई, तो अपन को पढ़ना है ज्यामितीय समावयवों के गुण। सुनो अब तसल्ली से पढ़ो। ज्यामितीय समावयवियों के गुण, हमें 3 गुण पढ़ने हैं यहाँ पर। एक तो पढ़ना है गलनांक क्वथनांक, एक पढ़ना है हमें हाइड्रोजन आवंधन, और एक पढ़ना है चक्रीयकरण। ठीक है, तो इन गुणों में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला गुण पढ़ेंगे हम, ज्यामितीय समावयवों के गुण पढ़ रहे हैं। पहला गुण पढ़ेंगे गलनांक व क्वथनांक। तो नंबर 1 डालो, गलनांक व क्वथनांक। नंबर 1 गलनांक व क्वथनांक। और समझो, सामने ध्यान दो, पहले पूरे टॉपिक को समझो। देखो इधर, जैसे मैंने ये बनाया, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे मैंने मान लो कोई एल्कीन बनाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये एक एल्कीन है। आप ये देख सकते हैं कि इस एल्कीन के 2 ज्यामितीय समावयव होंगे, आपने पढ़ा है पहले। कारण इसमें प्रतिबंधित घूर्णन भी है, और प्रतिबंधित घूर्णन से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं से अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, CH3 और H। तो इसके 2 ज्यामितीय समावयव होंगे। एक तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3 और H, और एक हो जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और H। इसके 2 ज्यामितीय समावयव होंगे। ये होगा समपक्ष, क्योंकि इसमें समान समूह समान तरफ हैं। आप एल्किनों में ज्यामितीय समावयवता पढ़ चुके हो। और ये कौन सा हो जाएगा? विपक्ष, क्योंकि इसमें समान समूह विपरीत तरफ हैं। सही है। हाइड्रोजन एक छोटा समूह है, इसकी संरचना हम ऐसे मान सकते हैं, इस वाले की, समपक्ष वाले की। CH3 एक बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोजन छोटा है। हाइड्रोजन छोटा समूह है, तो हाइड्रोजन को मैं शो नहीं कर रहा हूं। आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन को अपन प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसको इस तरह से बनाएंगे ना, अगर आबंध रेखा सूत्र में लिखें तो ऐसे तो लिखेंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है। ये कौन सा बनाया हो मैंने? समपक्ष। और विपक्ष वाला बनाऊं तो इस तरह का बनेगा। सही है का? यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन। सही है। यहाँ कार्बन 3 H जुड़े हुए होंगे। ये समपक्ष और ये विपक्ष। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास विपक्ष बहुत अधिक संख्या में है। मान लो एक बर्तन में केवल विपक्ष समावयव भरे हुए हैं, तो विपक्ष समावयव इस तरह से व्यवस्थित होंगे, एक के ऊपर एक। सही है। और समपक्ष वाले इस तरह से व्यवस्थित होंगे। अगर एक बर्तन में मान लो समपक्ष वाले भरे हुए हैं, तो मान लो एक बर्तन में समपक्ष वाले हैं, समपक्ष समावयव भरे हैं, तो वे इस तरह से होंगे। अब विपक्ष वाले इस तरह के होंगे। मतलब पास पास कौन है? विपक्ष वाले। अगर हम देखें कि पास पास अगर व्यवस्थित करें, तो विपक्ष वाले जो समावयव हैं वो अधिक पास पास आ सकते हैं, वो अधिक पास पास रह सकते हैं एक दूसरे के। कठिन बात है, ढंग से समझने की कोशिश करो। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी अणुओं के बीच में, यहाँ पास पास व्यवस्थित होंगे ये बिल्कुल। तो अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, गलनांक और क्वथनांक अगर देखें तो किसके अधिक आने चाहिए? विपक्ष वाले। भाई एक मान लो तुम्हारे पास कोई ठोस है और उसमें अणु बिल्कुल पास पास व्यवस्थित हैं, तो वो ठोस अधिक कठोर होगा है? एक ठोस है तुम्हारे पास और उसमें अणु बिल्कुल पास पास व्यवस्थित हैं, तो वो ठोस अधिक कठोर होगा और उसके गलनांक क्वथनांक क्या आएंगे? अधिक। यहाँ भी यही हो रहा है। मान लो एक ठोस है कोई तुम्हारे पास और उस ठोस के अंदर विपक्ष समावयव हैं, तो वे विपक्ष समावयव बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होंगे। एक ठोस है उसमें केवल विपक्ष समावयव हैं, तो वो विपक्ष समावयव बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होंगे। तो किसके गलनांक और क्वथनांक अधिक आएंगे? विपक्ष। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सामान्यतया
विपक्ष समावयव जो होते हैं उस देखो इसके दो समावयव हो गए, एक समपक्ष और विपक्ष, दोनों में तुलना कर रहा है कि किसके गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे। तो सामान्यतया विपक्ष समावयव जो होता है, सामान्यतया विपक्ष समावयव के गलनांक व क्वथनांक समपक्ष समावयव की तुलना में क्या होते हैं, अधिक। जिसका कारण क्या दे सकते हैं, इसका कारण ये देता हूं सिंपल भाषा में, क्योंकि इनमें वैन डर वाल बंध अधिक प्रबल होंगे। अणुओं के बीच में आपको पता ही है वैन डर वाल बंध होते हैं, ये अणु ही तो हैं, अणुओं के बीच में वैन डर वाल बंध होते हैं। जब अणु पास पास होते हैं तो वैन डर वाल बंध कैसे हो जाएंगे, प्रबल। वैन डर वाल बंध, अणुओं के बीच में वैन डर वाल बंध होते हैं, अणु दूर दूर हैं तो वैन डर वाल बंध दुर्बल होंगे, अणु पास पास है तो वैन डर वाल बंध क्या होंगे, प्रबल। तो अपन सिंपल आंसर दे सकते हैं कि सामान्यतया विपक्ष समावयव जो होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक समपक्ष समावयवों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें वैन डर वाल बंध जो होते हैं विपक्ष समावयवों में, वे समपक्ष समावयवों की तुलना में क्या होते हैं, प्रबल। इसका आंसर ये देना है हमें। तो पहले ये बात लिख लेते हैं हम, लिखो लिखो गलनांक क्वथनांक डाला, देखो सामान्यतया विपक्ष समावयवों के गलनांक व क्वथनांक, विपक्ष समावयवों के गलनांक व क्वथनांक समपक्ष समावयवों की तुलना में अधिक होते हैं। समपक्ष समावयवों की तुलना में अधिक होते हैं। समपक्ष समावयवों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि विपक्ष समावयवों में वैन डर वाल बंध, विपक्ष समावयवों में वैन डर वाल बंध, विपक्ष समावयवों में वैन डर वाल बंध समपक्ष समावयवों की तुलना में, समपक्ष समावयवों की तुलना में प्रबल होते हैं। ठीक है, इधर देखो सामने ध्यान, गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं हम कह सकते हैं वो वैन डर वाल बंधों की प्रबलता के, इन टॉपिक ढंग से समझ लीजिए, नहीं ये समझ में नहीं आएंगे। वैन डर वाल बंधों की प्रबलता के क्या होते हैं, समानुपाती। वैन डर वाल बंधों की प्रबलता ज्यादा, और वैन डर वाल बंध जब प्रबल होंगे, प्रबलता ज्यादा होगी तो गलनांक और क्वथनांक क्या आएंगे, अधिक। मान लो वैन डर वाल बंध प्रबल हैं, मजबूत हैं, तो अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी पिघलाने के लिए और उबालने के लिए, तो गलनांक और क्वथनांक अधिक आएंगे। सोच सकते हो। इसी वजह से विपक्ष समावयव जो होते हैं इनमें वैन डर वाल बंध प्रबल होते हैं, क्योंकि उनमें अणु कैसे होते हैं, पास पास। वैन डर वाल बंध प्रबल होने से उनके गलनांक और क्वथनांक समपक्ष समावयवों की तुलना में क्या आते हैं, अधिक। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इसमें एक बात और लिखता हूं, समझने की कोशिश करना। द्विध्रुव आघूर्ण, गलनांक और क्वथनांक द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इसको भी आप डायरेक्ट याद रखें। गलनांक और क्वथनांक हैं वैन डर वाल बंधों की प्रबलता के तो समानुपाती होते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। तो एक काम करो, इस डिब्बा को बना लो नीचे। गलनांक व क्वथनांक वैन डर वाल बंधों की प्रबलता, वैन डर वाल बंधों की प्रबलता के तो समानुपाती, और द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती।
एक बात सुनो मेरी, तुम्हारी बात क्लियर समझ में आ रही हो तो। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे अपन, एक एक बात को बहुत तसल्ली से सुने और तसल्ली से समझे। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विपक्ष समावयव जो होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक सामान्यतया समपक्ष समावयवों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक। यही बात कही थी मैंने। गलनांक और क्वथनांक कौन से गुणों के अंतर्गत आते हैं? भौतिक गुण। ये भौतिक गुण ही तो होते हैं जो नापे जा सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक भौतिक गुण हैं। अगर तुम दिमाग से समझ रहे हो बात को तो तुम समझ सकते हो कि ज्यामितीय समावयव जो होते हैं इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ज्यामितीय समावयवों के अपन कह रहे हैं गलनांक क्वथनांक अलग अलग होते हैं। पर ज्यामितीय समावयव सामान्यतः दो तरह के हैं, समपक्ष और विपक्ष। उनके गलनांक क्वथनांक अलग अलग होते हैं क्योंकि उनमें वान डेर वाल बंधों की प्रबलता अलग अलग होती है। जब गलनांक और क्वथनांक अलग अलग हैं तो इसका तात्पर्य यही तो निकल रहा है कि इनके भौतिक गुणों में क्या होता है, अंतर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ज्यामितीय समावयव जो होते हैं इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इनके रासायनिक गुण तो क्या होते हैं, समान, पर भौतिक गुणों में क्या होता है, अंतर। रासायनिक गुण तो समान होंगे क्योंकि है तो वो एक जैसे, अभिक्रिया तो एक जैसे देंगे, पर भौतिक गुणों में क्या आएगा, उनके में अंतर। अच्छा, अब तुमसे जैसे गलनांक और क्वथनांक पूछे तो तुम्हें द्विध्रुव आघूर्ण की हेल्प लेनी है, ना कि वान डेर वाल बंधों की प्रबलता की। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझो इधर। जैसे मान लो मैंने दो ज्यामितीय समावयव बनाए। एग्जाम्पल फर्स्ट, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से समझना, ऊट पटांग टॉपिक है। पटक तो ना खाओ। एम दिख रहा होगा? अरे बात को सुनना, ढंग से समझना। मैं एग्जाम्पल देता हूं और तुमसे समझना ढंग से बात को। मैंने मान लो ये बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक ये बनाया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और H। ये आपको पता ही है ये कौन सा समावयव है, समपक्ष, और ये कौन सा है, विपक्ष। इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं μ1। द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल क्या, μ1, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या मान लेते हैं, μ2। द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल μ होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण μ1 और उसका μ2। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है कम विद्युत ऋणी से। इस कार्बन का संकरण sp2 है। इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध देखो, 1 2 और डबल बॉन्ड में 1, तो 3 के लिए संकरण sp2, और इस कार्बन का संकरण आएगा sp3। अगर यहां देखें इस बंध में तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे आएगी, क्योंकि इस कार्बन का संकरण sp3 है और इस कार्बन का संकरण कैसा है, sp2। sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है। एक एक बात है सुनो, sp3 कार्बन की तुलना में sp2 संकरित कार्बन जो होता है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे आएगी। CH बंध में द्विध्रुव आघूर्ण को आप 0 मान के चलो, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता लगभग क्या होती है, बराबर, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, बराबर मतलब 0 मान के चलो। यहां द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे आएगी, सही है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 तो नहीं आएगा, μ0 = 0। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो इन दोनों द्विध्रुव आघूर्णों का वो क्या आएगा, योग। तो ये परिणामी आएगा, इन दोनों द्विध्रुव आघूर्णों का क्या होगा, योग, एक तरह से सदिश योग, दिशा सहित योग। इसमें देखें ये ऐसे, ये ऐसे, तो दो ऐसे, तो परिणामी लगभग कितना आएगा, 0 ना आएगा का। अरे एक ऐसे और एक ऐसे,
दो सदिश, समझ रहे होंगे सदिश नियम है, तो परिणामी द्विध्रुव गुण लगभग कितना आएगा, 0। आइडिया लगाओ, मैं तो सिंपल ये पूछता हूं कि दोनों में से किसका द्विध्रुव गुण अधिक है, समपक्ष वाले का कि विपक्ष वाले का? इसका द्विध्रुव गुण लगभग 0 आएगा। मतलब हमारे पास निष्कर्ष ये निकला कि μ1 ग्रेटर देन होगा μ2 से, है, मतलब समपक्ष वाले का द्विध्रुव गुण ज्यादा है। μ1 समपक्ष वाले का द्विध्रुव गुण ही तो है, इसका द्विध्रुव गुण ज्यादा है, तो गलनांक क्वथनांक कम नहीं होगा क्या? जब भी तो मैं ये कह रहा था कि गलनांक क्वथनांक द्विध्रुव गुण के क्या होता है, व्युत्क्रम। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे विपक्ष वाला का, कही थी मैंने बात, विपक्ष वाले का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, अधिक। तो आप समझ सकते हैं इसका द्विध्रुव गुण ज्यादा है तो इसका गलनांक क्वथनांक क्या आएगा, कम। सही है? अरे सही है ना? तो ऐसा लेता हूं, यहां लिख देता हूं गलनांक व क्वथनांक का क्रम, गलनांक व क्वथनांक का क्रम। सही है? इसका द्विध्रुव गुण ज्यादा है तो इसका गलनांक क्वथनांक क्या आएगा, कम आएगा। समझ लो, तो यही बात है, तो कह रहा चाह रहा हूं मैं, तुम द्विध्रुव गुण से निकालो, जिसका द्विध्रुव गुण कम होगा उसका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। सही है? मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, फिर देता हूं, चलो एग्जांपल नंबर 2। सही है? मैंने लिखा Cl क्लोरीन CH डबल बॉन्ड Cl CH। सही है? समपक्ष वाला है, समान समूह समान तरफ, ये कौन सा है, समपक्ष। और एक ये लिखा मैंने Cl CH डबल बॉन्ड CHCl, ये विपक्ष वाला है। पहले द्विध्रुव गुण निकालते हैं दोनों का। इसका द्विध्रुव गुण क्या मान लेता हूं, μ1 बराबर C और Cl में किसकी विद्युतऋणता अधिक होगी, Cl की। तो द्विध्रुव गुण की दिशा ऐसे आएगी, कम विद्युतऋणी से अधिक विद्युतऋणी की ओर। यहां भी ऐसे आएगी। सही है? तो परिणामी 0 तो नहीं आएगा, दो सदिश इस तरह से हैं तो उसका परिणामी 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सही है? तो द्विध्रुव गुण 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। इसमें C से Cl, C से Cl दो इस तरह के हो गए का, तो परिणामी अब कितना आएगा, 0 है। मान लो ये बल होते तो एक बिंदु पर दो बल लग रहे होते, इधर और इधर, तो परिणामी बल कितना होता, 0। तो यहां पर द्विध्रुव गुण लगभग कितना आएगा, 0। सही है? कौन अधिक है, μ1। μ1 ग्रेटर देन कितना है, μ2। μ1 का मान ज्यादा है तो सीधी सी बात है, समझ गए होंगे मेरी बात है, इसका द्विध्रुव गुण ज्यादा है तो इसके गलनांक क्वथनांक क्या होगा, कम। तो गलनांक क्वथनांक जब तुम्हें निकालना हो तो किसकी सहायता लोगे? एक एग्जांपल और दे देता हूं, चलो जब इन्हें समझ ही रहे तो हम, आप द्विध्रुव गुण से गलनांक क्वथनांक निकालो, ज्यादा बढ़िया है। एग्जांपल नंबर 3, मिटेगा और नहीं है ना, चलो एग्जांपल नंबर 3, बिल्कुल शांति से समझें। मैं मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल ले रहा हूं, जो भी समपक्ष, जो भी ज्यामितीय समावयव है, ध्यान हो तो तुम्हारे। C डबल बॉन्ड O COH, CH डबल बॉन्ड C डबल OH और H, ये कौन है, मैलेइक अम्ल। समपक्ष समावयव है नहीं, और समपक्ष वाला कौन सा होता है, मैलेइक। और दूसरा मैं फ्यूमेरिक अम्ल बना रहा हूं, वो विपक्ष समावयव है का, COOH CH डबल बॉन्ड C, नीचे कौन लिखूं, COOH, और ऊपर कौन लिखूं, H। ये कौन सा अम्ल है, फ्यूमेरिक अम्ल।
पेपर में इन्हें दे सकता है ना, फ्यूमेरिक अम्ल। सही है। COOH समूह की विद्युत ऋणता हम ज्यादा मानेंगे, होती भी है। COOH समूह μ1 नॉट इक्वल टू 0। समझ गए को? लगभग कितना? 0। तो μ1 ग्रेटर देन μ2। सही है का? तो अब तुम समझ गए होंगे है। मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में फ्यूमेरिक अम्ल का गलनांक क्वथनांक क्या आएगा? अधिक। तो मेरी बात सही है, विपक्ष समावयव जो होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक सामान्यतया समपक्ष समावयव की तुलना में क्या आते हैं? अधिक। अरे सही है ना? तो एक काम करो, ये 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इन्हें नोट कर लो। बोले नहीं, आवाज नहीं करे। बिना बोले फटाफट। जल्दी लिखो, जल्दी, आवाज नहीं। तो आप गलनांक क्वथनांक निकाले ना, तो उसके लिए विदुर्वागुण की हेल्प लें। हो सकती है पर अपनी है नहीं है, समझना मेरी बात। ये ज्यामिति समाज का प्रश्न कर सकते हैं पर अपने में है ही नहीं, तो टाइम मतलब अरे आवाज
बात है मेरी है। अरे आवाज बंद कर और आगे सुन। बिल्कुल शांत रह करके, बिल्कुल शांति रख, जो मुझे पढ़ावे में भी इंटरेस्ट आए। बार बार मना कर रहा हूं कि बोले नहीं। छोटा सा चैप्टर है और नंबरों की इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही है तुझे अभी। बिल्कुल शांति से हर बात है सुने। तुम्हारे समझ में नहीं आवेगा। इस साल वैसे ही तुम्हारी खराब सी हो चुकी है। या में जितनों कचू कचू ग्रहण कर सके तो बात शांति से पढ़ ले। नुकसान पहले ही बहुत हो चुका है। बात करके नहीं, अपना नुकसान और कर लेगा। टीचर का तो क्या बिगाड़ेगा। समझ रहे ना। तो पहले ही बहुत नुकसान हुआ इस साल, और बात करके नहीं क्यों नुकसान करवे पे उतारू हो रहा है। और फिर खूब छुट्टियां मारी हैं, 9-9 10-10 महीने हो गए। नैकात पढ़ने को मिल रहा हो जब तक ये क्लास चल रही हैं। तो इनमें भी टाइम पास में लग रहा हो आराम से। सरल टॉपिक हैं अगर समझने की कोशिश करता है तो। ठीक है, तो बात नहीं करें, बार बार कह रहा हूं। ऐसा नहीं हो मुझे यहाँ पे भगाने पड़े। तो हमने पहला गुण पढ़ा गलनांक और क्वथनांक। दोबारा नहीं कहूंगा, ध्यान रख लेना, भगाई दूंगा आपके। गलनांक और क्वथनांक को आप द्विध्रुव आघूर्ण से देखें। गलनांक और क्वथनांक द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होते हैं? व्युत्क्रमाणु। तो आप सीधा सा यही फंडा लगाएं, द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा उसका गलनांक क्वथनांक क्या होगा? अधिक। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गुण पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन आवंदन। ठीक है। कुछ ज्यामितीय समावयवों में हाइड्रोजन आवंदन भी मिलता है। हाइड्रोजन आवंदन का मतलब है हाइड्रोजन बंध। बात को समझना। कुछ ज्यामितीय समावयवों में हाइड्रोजन बंध भी मिलते हैं। सामने ध्यान। पहला तो हमने गलनांक क्वथनांक पढ़ लिया, और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम हाइड्रोजन आवंदन। इधर ध्यान दो। मैं मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल बना रहा हूं। ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी। आपका थोड़ी सी स्टाइल बदल रहा हूं इनकी बनावे की, है ना। इधर H, इधर H, इधर COOH और इधर को COOH। आपको दिख रहा होगा ये समपक्ष वाला है ना। ये मैंने ऐसे की जगह खड़ा बना दिया है। यही तो है, ये समान समूह समान तरफ। ये समपक्ष वाला मतलब ये कौन सा अम्ल है? मैलेइक अम्ल। ये मैलेइक अम्ल है, मैलेइक अम्ल। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कुछ ज्यामितीय समावयवों में हाइड्रोजन आवंधन भी मिलता है। ये मैलेइक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन आवंधन मिलेगा। कैसे? C डबल बॉन्ड OH। इसको ऐसे बना सकता हूं, और इसको ऐसे बना सकता हूं C डबल बॉन्ड OH। यहां हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। हाइड्रोजन बंध कब बनता है? जब दो अधिक विद्युतरणियों के बीच में क्या आ जाता है? हाइड्रोजन। यहां दो अधिक विद्युतरणीय ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ चुका है। हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होगा। अरे ऑक्सीजन की विद्युतरणता अधिक है। ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। ये कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। तो आप देख सकते हैं कि जो मैलेइक अम्ल के अणु होते हैं उनमें हाइड्रोजन बंध मिलता है। कौन सा हाइड्रोजन बंध मिलता है? अंतराणुक। अंतराणुक कि अंत है अणुक, अंतराणुक के अंतर है अणुक।
मेरी बात है सुनियो ढंग से। हाइड्रोजन आबंधन दो तरह का होता है, इंटर और इंट्रा, है ना, अंतराणुक और अंतः अणुक। अंतराणुक वह होता है जो एक ही अणु के अंदर बनता है, कंफ्यूज मत हो। तो ये है अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन, क्योंकि एक अणु के अंदर बन रहा है, एक ही अणु के है ही। अगर किसी एक ही अणु में बन रहा हो तो वो हाइड्रोजन आबंधन कौन सा होगा? अंतराणुक। ठीक है, तो मैलेइक अम्ल जो होता है इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन होता है। हाइड्रोजन आबंधन दो तरह का होता है, एक अंतः अणुक जो अलग अलग अणुओं के बीच में बने, और एक अंतराणुक। ये अंतराणुक है जो एक ही अणु के मध्य बनता है। अच्छा, दूसरा देखो, फ्यूमेरिक अम्ल भी बनाता हूं। देखो इधर, फ्यूमेरिक अम्ल बनाऊं, CH, COOH, डबल बॉन्ड C, इधर कौन COOH, और इधर कौन H। सही है का? अच्छा, ये कौन है? फ्यूमेरिक अम्ल। अरे फ्यूमेरिक अम्ल ही है का? क्योंकि जो COOH समूह है समान समूह में विपरीत तरफ हैं। अब विपरीत तरफ है तो ये कौन है? फ्यूमेरिक अम्ल। अब यहाँ में फ्यूमेरिक अम्ल में अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों COOH समूह कहाँ हैं? विपरीत तरफ। विपरीत तरफ मतलब एक दूसरे से दूर दूर हैं। यहाँ तो दोनों COOH समान तरफ थे, समान तरफ होने की वजह से इनके बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। पर यहाँ पर ये COOH एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत होने के कारण इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन तो मिल नहीं सकता। पर इनमें कौन सा मिल सकता है? अंतः अणुक। अंतः अणुक का मतलब आप समझ गए होंगे, अंतः अणुक का मतलब समझ गए होंगे, अलग अलग अणुओं के मध्य में। वो कैसे बन सकता है? देखो इधर इधर COOH बना देता हूं, H, डबल बॉन्ड COOH और H। ये भी फ्यूमेरिक अम्ल का अणु है ना? अरे फ्यूमेरिक अम्ल कोई तो अणु है, दोनों COOH विपरीत तरफ हैं का, तो ये आपस में हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। अब दो COOH अगल बगल में आ गए ना, जब ये दो COOH अगल बगल में आ गए तो इनमें हाइड्रोजन बंध मिल सकता है। समझ गए होंगे मेरी बात है। यहाँ ये हाइड्रोजन बंध बन सकता है, ये बीच में हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन बंध है, पर ये कौन सा हाइड्रोजन बंध है? अंतः अणुक। तो एक बात मैंने ये कही कि कुछ ज्यामितीय समावयवियों में हाइड्रोजन आबंधन भी मिलता है, जैसे मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल में। देख सकते हो, फिर लिख सकते हैं हम, मैलेइक अम्ल जो होता है उसमें अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन मिलता है जो ब्लैक बोर्ड पर दिखाया गया है, और फ्यूमेरिक अम्ल जो है इसमें अंतः अणुक, अलग अलग अणुओं के बीच में, अलग अलग अणुओं के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बंध बनेगा? अंतः अणुक। तो समझ गए होंगे, तो लिख लो ये भी नीचे लिखो। देखो कुछ ज्यामिति, नंबर 2 डाल लो, हाइड्रोजन आबंधन। नंबर 2 हाइड्रोजन आबंधन। हाइड्रोजन आबंधन डाल दिया। लिखो इसमें, कुछ ज्यामितीय समावयवियों में, कुछ ज्यामितीय समावयवियों में, कुछ ज्यामितीय समावयवियों में हाइड्रोजन आबंधन भी मिलता है। हाइड्रोजन आबंधन भी मिलता है। कुछ ज्यामितीय समावयवियों में हाइड्रोजन आबंधन भी मिलता है, जैसे मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल में, मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल में, मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल में
आगे लिखो, मैलेइक अम्ल में, मैलेइक अम्ल में अंतराणुक, अंतराणुक, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन मिलता है। मैलेइक अम्ल में अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन मिलता है, जबकि अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन मिलता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल में, फ्यूमेरिक अम्ल में अंतः अणुक, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंधन मिलता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंधन मिलता है। ब्लैक बोर्ड पर से नोट करें इसे। दोनों में हाइड्रोजन आबंधन दर्शाया गया है, मैलेइक अम्ल में भी और फ्यूमेरिक अम्ल में भी। मैलेइक अम्ल में अंतराणुक और फ्यूमेरिक अम्ल में अंतः अणुक। है उल्टो बोल में मैं हम कंफ्यूज हो जाऊं हिंदी और इंग्लिश में। इंट्रा कौन सा हो? इंट्रा नहीं, चुप हो जा, चुप हो, मैं सोच लें दे। देख जानवर मौका चाहिए ना। अच्छा या है किताब में क्या बोल रहा हो? या है अंतराणु के अंतःअणु को, मतलब मैंने उल्टो लिखो है का? तो एक काम कर लो, ज्यादा कठिन काम ना है। कॉपी में जहां अंतराणु को लिखो वह अंतःअणु कर ले और अंतःअणु के अंतराणु कर ले। मैं हिंदी में उल्टो कंफ्यूज हो जाऊं। अरे जहां अंतराणु को लिखो है ना, बाय का कर ले अंतःअणु, और अंतःअणु का काय कर लियो अंतराणु कर लियो। और रुक जा भी, या डायग्राम जो तू नहीं बनाया है, यहाँ में भी अंतराणु की जगह का कर लियो अंतःअणु, और अंतःअणु की जगह का कर लियो अंतराणु। डायग्राम में भी चेंज कर लियो।
नंबर 3 देखो, आगे देखो तो आगे अब सुन ले रे, 1 मिनट आवाज बंद कर। फिर अब तू कंफ्यूज मत होए, सिंपल याद रख, एक ही अणु के मध्य बन रहा हो भाई क्या बोलेंगे, अंत है अणु। मैं कंफ्यूज हो गया, हमें एक ही अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा भाई क्या बोलेगा, अंत है अणु। और अलग अलग अणु के बीच में बनेगा भाई क्या बोलेगा, अंतराणु। ठीक है। अच्छा, तीसरा पढ़ते हैं हम चक्रीयकरण। कैसे बना ले, कोई फर्क ना पड़े, तेरी बात सही है, ऐसे बना ले। हाँ भाई, मेरी बातें सुनो अब आगे। देखो ये हाइड्रोजन बंध है ना, जैसे ये बन रहा है H और इस O के बीच में, तो कोई जरूर नहीं है इस O और इस H के साथ भी बंध बन सकता था। तो भाई तू कैसे भी बना सके, बात है, कोई फर्क ना पड़े, पर दो अधिक विद्युतरणियों के बीच में क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन। बात सुनो अब चक्रीयकरण। अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। देखो इधर ये तुम्हें दिख रहे हैं दोनों, ये मैलेइक अम्ल का, बात है ढंग से समझना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं जो तो और समझने में आसानी रहे। C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। चक्रीयकरण समझो, यहां में ते जल के अणु को क्या हो जाएगा, निष्कासन। उच्च ताप पर मान ले एक बर्तन में तेरे पास मैलेइक अम्ल के अणु हैं और टेम्परेचर कर रखा है 140 डिग्री सेल्सियस। तो 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहां से किसका निष्कासन हो जाएगा, जल का, -H2O। 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा मैलेइक अम्ल के अणु में से, और जल के अणु का निष्कासन होकर के चक्रीयकरण हो जाएगा। ढंगते देख, यहां C डबल बॉन्ड O, सही है, चक्रीयकरण हो जाएगा। अरे H2O निकल गो तो यहां बंध ना बन जाएगा का, तो ये चक्रीयकरण ही तो हो गया है। चक्रीयकरण का मतलब समझ चुका है कि वलय का क्या हो चुका है, निर्माण। अरे ये वलय बन गई ना, एक रिंग ना बन गई का। तो सीधी सी भाषा में कहूं तो मैलेइक अम्ल का जो अणु होता है उसमें 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर चक्रीयकरण हो जाता है। अगर हम फ्यूमेरिक अम्ल का अणु लेते हैं, इधर ध्यान दो, मैंने मान लो फ्यूमेरिक अम्ल का अणु लिया, ध्यान दे इधर, ये फ्यूमेरिक अम्ल है। छोरा ये ऊट पटांग से टॉपिक है, लेकिन ढंग से समझ ले। फ्यूमेरिक अम्ल में भी चक्रीयकरण हो जाएगा, पर टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, ये 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों चाहिए साहब, क्योंकि पहले तो ये बंध टूटेगा, ये मैलेइक अम्ल, ये फ्यूमेरिक अम्ल किस में कन्वर्ट होगा, मैलेइक अम्ल में। बात को समझ लेना ढंग से कि फ्यूमेरिक अम्ल में चक्रीयकरण कब होगा, पहले ये बंध टूट करके ये घूम करके किस में कन्वर्ट होगा, मैलेइक अम्ल में, और फिर इसमें से जल के अणु का क्या होगा, निष्कासन। तो यहां पे अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी चक्रीयकरण के लिए। फ्यूमेरिक अम्ल से चक्रीयकरण हो तो पहले फ्यूमेरिक अम्ल को ये बंध टूट करके मैलेइक अम्ल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और फिर मैलेइक अम्ल बन करके उसमें से जल का अणु का क्या होगा, निष्कासन। तो अधिक ताप की क्या होगी, आवश्यकता। मैलेइक अम्ल का चक्रीयकरण तो 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही हो जाता है, पर फ्यूमेरिक अम्ल का चक्रीयकरण 270 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अधिक उच्च ताप 270 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, क्योंकि फ्यूमेरिक अम्ल पहले मैलेइक अम्ल में परिवर्तित होता है, बाद में
उसमें चक्रीयकरण होता है। तो हम कह सकते हैं, बात को सुन लो एक बार, तसल्ली से समझ लो, हम गुण पढ़ने वाले हैं चक्रीयकरण, तीसरा गुण। तो कुछ ज्यामितीय समावयव जो हैं उच्च ताप पर चक्रीयकरण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। कुछ ज्यामितीय समावयव उच्च ताप पर चक्रीयकरण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल। क्लियर? मैलेइक अम्ल वो उधर बना हुआ है, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के अणु के निष्कासन द्वारा चक्रीयकरण कर लेता है। सही है। जबकि फ्यूमेरिक अम्ल 270 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के अणु के निष्कासन द्वारा चक्रीयकरण का गुण प्रदर्शित करता है या चक्रीयकरण कर लेता है। सही है। फिर आगे लिख सकते हैं, फ्यूमेरिक अम्ल पहले मैलेइक अम्ल में परिवर्तित होता है, बाद में जल के अणु के निष्कासन द्वारा उसका चक्रीयकरण होता है। अतः फ्यूमेरिक अम्ल का चक्रीयकरण मैलेइक अम्ल की तुलना में अधिक ताप पर होता है। क्योंकि समझ गए होंगे, फ्यूमेरिक अम्ल पहले काय में कन्वर्ट होएगा, मैलेइक अम्ल। समझ रहे मेरी बात है? फिर वहां में चक्रीयकरण होएगा, तो यहां पर अधिक ताप की क्या होती है, आवश्यकता। लिखो यहां में चक्रीयकरण डाल लिया। नंबर 3, नंबर 3 चक्रीयकरण। देखो इसमें कुछ ज्यामितीय समावयव, कुछ ज्यामितीय समावयव कुछ ज्यामितीय समावयव चक्रीयकरण डाल के लिखो, कुछ ज्यामितीय समावयव उच्च ताप पर चक्रीयकरण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। चक्रीयकरण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल चक्रीयकरण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल। लिख लिया? आगे लिखो, मैलेइक अम्ल 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर मैलेइक अम्ल 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर चक्रीयकरण का गुण प्रदर्शित करता है। चक्रीयकरण का गुण प्रदर्शित करता है। चक्रीयकरण का गुण प्रदर्शित करता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल 270 डिग्री सेल्सियस ताप पर फ्यूमेरिक अम्ल 270 डिग्री सेल्सियस ताप पर चक्रीयकरण का गुण प्रदर्शित करता है। आगे लिखो, फ्यूमेरिक अम्ल का अणु पहले मैलेइक अम्ल के अणु में परिवर्तित होता है। फ्यूमेरिक अम्ल का अणु पहले फ्यूमेरिक अम्ल के अणु में परिवर्तित होता है। अच्छा, दोबारा बोल रहा हूं, फ्यूमेरिक अम्ल का अणु पहले मैलेइक अम्ल के अणु में परिवर्तित होता है, कौमा बाद में चक्रीयकरण होता है। बाद में चक्रीयकरण होता है। अतः फ्यूमेरिक अम्ल का चक्रीयकरण
फ्यूमेरिक अम्ल का चक्रीयकरण मैलेइक अम्ल की तुलना में, फ्यूमेरिक अम्ल का चक्रीयकरण मैलेइक अम्ल की तुलना में अधिक उच्च ताप पर होता है। अधिक उच्च ताप पर होता है। इन्हें बना लो। आवाज नहीं करे, फटाफट बनाएं। हाँ भाई, अब एक बार शांति से सुन। ये हमने ज्यामिति समाप्ता पढ़ी है। अगर ढंग से पढ़ा है तो ये सरल ही है, बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर के मेरे शब्दन ने सुन ले। ज्यामिति समाप्ता के बारे में एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं यार, बिल्कुल चुप होकर के। मैंने यहां से स्टार्ट की थी ज्यामिति समाव्यता। मैंने कहा था प्रतिबंधित घूर्णन के कारण किसी काल्पनिक यौगिक के त्रिविम में निर्मित दो भिन्न विन्यास, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण किसी काल्पनिक यौगिक के त्रिविम में निर्मित दो भिन्न विन्यास ज्यामिति समावयव कहलाते हैं, और यह गुण कहलाता है ज्यामिति समावयवता। ज्यामिति समावयवता के लिए शर्त बताई थी, कार्बनिक यौगिक में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए और प्रतिबंधित घूर्णन वाले बंध से जुड़े परमाणुओं से जुड़े दोनों समूह क्या होने चाहिए, अलग अलग। तीन तरह के कार्बनिक यौगिकों में हमने ज्यामिति समावयवता पढ़ी थी, एल्कीनों में, ऑक्सीमों में और साइक्लो एल्केनों। और आज हमने पढ़े थे ज्यामिति समावयवों के गुण। पहला गलनांक क्वथनांक, उसी में द्विध्रुव मिक्स कर दिया था। मैंने यह कहा था कि गलनांक क्वथनांक वैन डर वाल बंधों की प्रबलता के क्या होता है, समानुपाती। सामान्यतया विपक्ष समावयव जो होता है उसका गलनांक क्वथनांक समपक्ष समावयव की तुलना में अधिक होता है। गलनांक क्वथनांक द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आपको जो ज्यामिति समावयव दिए गए हों उनका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा उसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। दूसरा हाइड्रोजन आबंधन बताया था। कुछ ज्यामिति समावयवियों में हाइड्रोजन आबंधन भी मिलता है, जैसे मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में। मैलेइक अम्ल जो होता है उसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंधन मिलता है। मैलेइक अम्ल के एक अणु में ही हाइड्रोजन आबंधन होता है और फ्यूमेरिक अम्ल के अणु में अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन मिलता है। लास्ट में चक्रीयकरण पढ़ाया था।
उच्च ज्यामितीय समावयवियों में चक्रीयकरण का गुण भी मिलता है, मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में। मैलिक अम्ल का अणु 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर चक्रीयकरण का गुण प्रदर्शित करता है और फ्यूमेरिक अम्ल का अणु 270 डिग्री सेल्सियस ताप पर। फ्यूमेरिक अम्ल का अणु पहले मैलिक अम्ल के अणु में परिवर्तित होता है, फिर उसमें चक्रीयकरण होता है। अतः फ्यूमेरिक अम्ल के अणु में अधिक ताप पर चक्रीयकरण होता है मैलिक अम्ल के अणु की तुलना में। यह पढ़ा है हमने। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। हमको इस चैप्टर में संरूपण तो पढ़नी नहीं है, तो केवल एक समावयवता और पढ़नी है, कौन सी? प्रकाशिक। तो हेडिंग डालो प्रकाशिक समावयवता। ब्लैक बोर्ड पर देखो। लाला यार ढंग से समझ लियो, ये कंफ्यूज। प्रकाशिक समावयवता थोड़ी ऊटपटांग सी है। ज्यामितीय समावयवता तो फिर भी सरल ही। देख लो, बात इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ज्यामितीय समावयवता तो फिर भी सरल थी, प्रकाशिक समावयवता तुम्हें कंफ्यूजन ज्यादा डालेगी। मतलब यार ढंग से पढ़ियो जो तो समझ में आवे। मैंने एक कार्बनिक यौगिक बना दिया, ढंग से देखना। मान लो ये कार्बनिक यौगिक है C, इससे ये कोई समूह जुड़ा हुआ है। ये तो कार्बन है, कार्बन से कोई समूह जुड़ रहा है, कौन सा? W। सही है। ये X, ये Y और ये Z, ये कोई समूह है जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। कार्बन से 4 समूह जुड़े हुए हैं, W, X, Y और Z। जैसे WH हो सकता है, ये OH हो सकता है, ये NH2 हो सकता है, ये COOH हो सकता है। ऐसे ही कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, W, X, Y और Z। और ये मैंने दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाया इधर, ये इससे W, ढंग से देखो, Z, Y और X। ब्लैक बोर्ड पर 2 कार्बनिक यौगिक बने हुए हैं, दोनों का अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र आएगा CWXYZ। सही है। दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ये दर्पण लगा दिया मैंने, ये इसका दर्पण, ये इसका दर्पण, मतलब ये इसका प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो हम कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो। सही है। ये दोनों कार्बनिक यौगिक दिख रहे होंगे, दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। चेक कर लो, ये इसका दर्पण है और ये इसका दर्पण है। बीच में शीशा लगा दें तो ये बन जाएगा, इसके इधर शीशा लगा दें तो ये बन जाएगा। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो। अध्यारोपित नहीं हो मतलब एक दूसरे को ढके नहीं। अगर मैं इसको उठा करके इस पर रख दूं तो ये एक दूसरे को ढकेंगे नहीं है, ना ढकेंगे ना। या उठा कर यहाँ रख दूं तो ये ढक नहीं सकते, क्योंकि देख यहाँ पर एक बंद है इधर की तरफ। अगर मैं इसके ऊपर इधर इसको रखूंगा तो नीचे के इधर के 2 बंदों में से एक बंद नहीं दिखेगा क्या? तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं क्या? नहीं। तो 3 बार तो गई। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, पहली बात एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, दूसरी बात एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, मतलब एक दूसरे को ढके नहीं। प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयव। दोबारा सुन ले। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, ठीक है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयव जो है वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ये दोनों प्रकाशिक समावयव हैं,
समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं। ये मान लो समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, ये इसमें फोटोन है, प्रकाश फोटोनों से निर्मित होता है। ये मान लो समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये इसमें फोटोन है, ये सभी फोटोन मान लो ऐसे कंपन कर रहे हैं। आपको पता ही होगा फोटोन कंपन करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणित होता है प्रकाश, तो ये सभी फोटोन ऐसे कंपन कर रहे हैं। तो ये हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश का एक तरह से तल या कंपन का तल, कंपन का तल ऐसे हो गया, सही है। अच्छा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश मैंने इससे गुजारा, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन का तल घूम जाएगा, या तो वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अब किधर घूम गया ये? क्लॉकवाइज। पहले ऐसे था, अब कैसे हो गया? ऐसे, तो क्लॉकवाइज ही तो घूम गया। मेरा कहने का मतलब समझो, जो प्रकाशिक समावयव होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन के तल को घुमाते हैं, या तो उसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे या एंटी। पहले सभी कण ऐसे कंपन कर रहे थे इसमें, तो कंपन का तल ये था। अब सभी कण इसमें ऐसे कंपन कर रहे हैं, तो कंपन का तल किधर घूम गया? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। जो प्रकाशिक समावयव होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉक। एक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब ये पता नहीं है कौन सा किधर घुमाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी। हेलो, ईट मैंने फोन कर दिया, आ जाएंगे वे, ठीक है। हाँ भाई, दोबारा सुन लो एक बात और। बेकार्बनिक यौगिक सुन लो एक बार और। बेकार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, कौमा, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हों, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयव समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। वह प्रकाशिक समावयव जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है, ये दो प्रकाशिक समावयव हैं। मान लो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, कंपन के तल को किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ऐसा प्रकाशिक समावयव कहलाएगा स्मॉल डी या प्लस समावयव। वह प्रकाशिक समावयव जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, वो कहलाएगा स्मॉल डी या प्लस समावयव। और वह प्रकाशिक समावयव जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, वो कहलाएगा स्मॉल एल या माइनस। स्मॉल डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिणावर्त घूर्णन, और दक्षिणावर्त घूर्णन होता है क्लॉकवाइज घूर्णन। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है दक्षिणावर्त घूर्णन, और दक्षिणावर्त घूर्णन किसको बोलते हैं? क्लॉकवाइज घूर्णन को। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है वो कहलाएगा स्मॉल डी या प्लस समावयव, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है वो कहलाएगा स्मॉल एल या माइनस। स्मॉल एल लीवो रोटेटरी वामावर्त घूर्णन, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन, स्मॉल एल या माइनस समावयव कहलाएगा। अगली बात सुने, कई सारी बातें बता रहा हूं मैं एक साथ। वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं, ये दोनों ही घुमाते हैं, इनमें से एक क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। वे प्रकाशिक या वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं वे कहलाते हैं ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक सक्रिय। ये दोनों ही प्रकाशिक सक्रिय भी हैं, क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो जो भी कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है, घुमाता है, वो क्या कहलाएगा? प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक, और उनका यह गुण कहलाएगा प्रकाशिक सक्रियता। तो ये दोनों कार्बनिक यौगिक जो हैं ये प्रकाशिक सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये
समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं। सही है, मैंने बहुत सारी बातें बताई, एक बार इन्हें तसल्ली से फिर सुन ले, फिर लिख लेंगे। एक बार और सुन ले। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयव समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं, घूर्णित करते हैं, घुमाते हैं। वह प्रकाशिक समावयव जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घूर्णित करता है, स्मॉल डी या प्लस समावयव कहलाता है। और वह प्रकाशिक समावयव जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित करता है, स्मॉल एल या माइनस समावयव कहलाता है। सही है। फिर एक बात और कही थी, वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं, प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। और उनका यह गुण क्या कहलाता है? प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण घूर्णकता। लिखो एक बार, फिर समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, कॉमा, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हों, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हों, अध्यारोपित नहीं होते हों, कौमा, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं तथा यह गुण, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं तथा यह गुण प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। यह गुण प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। आगे लिखो, प्रकाशिक समावयव समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, प्रकाशिक समावयव समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं। एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं। ठीक है, आगे लिखो, वह प्रकाशिक समावयव, वह प्रकाशिक समावयव जो, वह प्रकाशिक समावयव जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज, इंग्लिश में लिख लेना, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ऐसे लिख लेना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है। स्मॉल डी या प्लस समावयव कहलाता है। स्मॉल डी या प्लस समावयव कहलाता है। आगे लिखो, वह प्रकाशिक समावयव, वह प्रकाशिक समावयव जो
वह प्रकाशिक समावयव जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, कॉमा स्मॉल एल या माइनस समावयव कहलाता है, स्मॉल एल या माइनस समावयव कहलाता है। अब स्टार लगा के सुन ले। पहले मैंने एक बात और कही थी, वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं क्या कहलाते हैं? ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक सक्रिय। कोई कार्बनिक यौगिक है और उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल घुमावे, वह क्या बोलेंगे? ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक सक्रिय। नीचे स्टार लगा के लिखो। देखो वह कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है, घूर्णित मतलब घुमाता है, कॉमा ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है, ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है, ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है तथा यह गुण ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक सक्रियता कहलाता है। ठीक है, ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक। अब बात को सुन आगे। इधर देख, इधर ढंग से सुनियो, एक एक बात नहीं, आगे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। मान ले कोई कार्बनिक यौगिक है तेरे पास, देख ले, चुप हो जाए तो ठीक है। मान ले ये तेरे पास कोई कार्बनिक यौगिक है और ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जब इससे गुजारते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को जब इससे गुजारते हैं तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करता है? घुमाता है। तो ये कार्बनिक यौगिक क्या होगा? ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक सक्रिय। बात को आगे सुनो, ढंग से समझो। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, शब्द को सुनना, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में सममिति का तत्व नहीं है, कोई कार्बनिक यौगिक है तुम्हारे पास और उसमें क्या नहीं है? सममिति का तत्व, तो वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा। वह कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो समतल मतलब कौन सा कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें सममिति का तत्व नहीं हो। सममिति का तत्व जिस भी कार्बनिक यौगिक में होगा, वह कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है जिसमें सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होता है।
सही है। अब सममिति का तत्व का आई चीज या आगे देखेंगे हम। तो स्टार लगा के लाइन और लिखो नीचे, देखो वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है, वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है जिसमें सममिति, वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है जिसमें सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होता है, जिसमें सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा जिसमें क्या नहीं होगा, सममिति का तत्व उपस्थित है। तो नीचे डालो सममिति के तत्व, सममिति के तत्व, सममिति के तत्व सामने ध्यान और पूरी तरह से यहां समझ लीजिए। बिल्कुल शांति से मेरे शब्दन ने सुन ले, एक एक है, चुप होकर के। कोई कार्बनिक यौगिक है और उसमें सममिति का तत्व नहीं है तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है, अर्थात वो क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय। बिल्कुल शांति से शब्दन ने सुनियो आगे। सममिति के जो तत्व हैं ये 3 प्रकार के हैं। सममिति के तत्व कितने प्रकार के हैं, 3। एक होता है सममित तल, एक होता है सममित अक्ष और एक होता है सममित बिंदु। सममिति के तत्व 3 तरह के हैं, सममित तल, सममित अक्ष और सममित बिंदु। इन तीनों में से कोई सा भी कार्बनिक यौगिक में नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी कार्बनिक यौगिक में नहीं होना चाहिए, तो वो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देगा। इन तीनों में से कोई सा भी कार्बनिक यौगिक में हुआ तो फिर वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाएगा। तो 3 तत्व हैं सममिति के, एक तो है सममित तल, एक सममित अक्ष और एक सममित बिंदु। लिखो यहां में, सममिति के तत्व 3 प्रकार के हैं। सममिति के तत्व 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 सममित तल। देखो इधर सामने मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं, उससे समझो। COOH सममित, सबसे पहले कौन सा पढ़ा रहा हूं, सममित तल। ध्यान इधर और समझ लीजिए, नहीं समझ में ना आएगा, सर्दी तो है ही है, बात ध्यान से निकाल दे। ज्यादा जोर को जोर लग रहा होगा। पहले चुप, बहुत चुप। देख जानवर की आवाज निकल रही है, जाड़े के मारे हैं। चुप हो, पहले चुप। तो सबसे पहला हम सममिति का तत्व कौन सा पढ़ रहे हैं, देखो इधर, पहला पढ़ रहे हैं हम सममित तल। बिल्कुल शांति से सुन इधर। देखो ये कार्बनिक यौगिक बन रहा है एक ब्लैक बोर्ड पर, चुप होकर के ढंग से सुन। यहां पर एक तल है, ये तल, ठीक है, ये तल है सममित तल। समझ लियो ढंग से, कौन सा तल है,
कैसे का हुए सममित तल। ये जो तल है, ये तल, ये इस कार्बनिक यौगिक को ऐसे दो भागों में विभक्त कर रहा है। पहले बात तो देख, ये तल इस कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांट रहा है या नहीं बांट रहा? ऐसे दो भागों में बांट रहा है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। अगर यहाँ दर्पण लगा दूं मैं तो तू ढंग से देख, ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है? यहाँ दर्पण मान के देख, ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है? तो सममित तल वह तल होता है जो कार्बनिक यौगिक को ऐसे दो भागों में विभक्त कर देता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। तो अब तू समझ यह बात है, अगर इस कार्बनिक यौगिक से मैं समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारूं तो ये कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करेगा। क्यों नहीं घुमाएगा? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, सममित तल। समझ गो, सममित तल का हुए ऐसा तल होवे जो कार्बनिक यौगिक को ऐसे दो समान भागों में विभक्त कर दे जो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है अगर उसमें सममित तल उपस्थित हुआ तो वो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं। इसको बोलते हैं, जो ये ब्लैक बोर्ड पर बन रहा है, इसको बोलते हैं मीजो टार्ट्रिक अम्ल। सुन रे, बात मतलब है, मीजो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता और इसका कारण है इसमें उपस्थित सममित तल। सममित तल इसे ऐसे दो समान भागों में विभक्त कर देता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे ये ए है, ए, इसको मान ले ये कोई कार्बनिक यौगिक है, जरा बोले मत, या कार्बनिक यौगिक मान सकते हैं। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ कार्बन होगा, कार्बन होगा, ऊपर कार्बन होगा, है ना। इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ ये सममित तल है या नहीं है? ये एक ऐसा तल है जो इसे ऐसे दो भागों में विभक्त कर रहा है जो एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। अरे ये तल या ऐसे दो भागों में बांट रहा हो जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है? अगर ऐसा तल किसी भी कार्बनिक यौगिक में होगा तो वो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करेगा, वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। तो लिख लो यहां में सममित तल, लिखो वह तल, वह तल जो कार्बनिक यौगिक को, वह तल जो कार्बनिक यौगिक को, वह तल जो कार्बनिक यौगिक को ऐसे दो समान भागों में, वह तल जो कार्बनिक यौगिक को ऐसे दो समान भागों में विभक्त करता है, ऐसे दो समान भागों में विभक्त करता है जो एक दूसरे के, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, कौमा सममित तल कहलाता है, सममित तल कहलाता है। इन दोनों डायग्राम में बना लो जो मैंने ब्लैक बोर्ड बनाए।